हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x for all x belongs to real number is called fractional part function, is called fractional part function, fractional part function। f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी आप देख रहे हो जो करली ब्रैकेट के अंदर x है बच्चों, इसी फंक्शन को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। इसी को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये इसको पहचान लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में FPF भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में FPF भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, f(x) इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर x, यानी इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्या पढ़ा जाएगा, दिस इज रीड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इसका आउटपुट होगा वो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्या होगा आउटपुट, x का फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा आउटपुट। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें 3, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। अब कहोगे सर ये कैसे, इसको समझाओ। तो बच्चों कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर जो होता है, ये नंबर जो फॉर्म होता है वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। किसी भी नंबर में क्या क्या होता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। जैसे बात करें 4.2, तो इसमें इंटीजर पार्ट हो गया 4 और प्लस 0.2 जो हुआ वो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। 3.7, तो 3 आपका इंटीजर और प्लस 0.7 जो हुआ वो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। 4.8, 4 हो गया आपका इंटीजर और 0.8 हो गया फ्रैक्शन। -3.7, अब देखो बच्चों फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी अगर ऐसे लिख दोगे -3 -0.7 तो ये गड़बड़ है। हमने क्या लिखा है यहाँ बच्चों, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो ये गलत है। देखो भले ही ये ऐड करके, ये सम अप करके -3.7 आ रहा है, भले ही सम अप करके ये -3.7 आ रहा है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे -3 प्लस 0.7, ये तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसका सम अप करोगे तो -3.7
नहीं आएगा, इसका सम अप -3.7 नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? -4 + 0.3, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। -4 + 0.3 क्या देगा? -3.7 देगा। -4 + 0.3 क्या देगा? -3.7 देगा। तो इसी तरह आप बताओ, अगर मैं लिखूं -4.4 तो इसको कैसे लिखा जाएगा? -5 + 0.6, -5 + 0.6। तो ये हो गया आपका इंटीजर, ये हो गया आपका इंटीजर, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब बच्चों जैसे कोई हम लोगों ने कोई नंबर लिखा, जैसे 4 इंटीजर, तो इसमें ये 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4.0, यानी 4 + 0.0। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन और ये हो गया आपका इंटीजर। ठीक है, तो आप जो देख रहे हो बच्चों, एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जितना भी हमने एग्जाम्पल आपको लिखा है, ये दिया है कि कोई भी नंबर को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है, कोई भी एनी नंबर हैव इंटीजर एंड फ्रैक्शन, और अपन बोल सकते हैं एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो आप बढ़िया से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दिस इज द एनी नंबर, दैट मीन्स x, और जितना भी नंबर लिखा है उसका इंटीग्रल पार्ट देखो, जितना भी नंबर लिखा है उसका इंटीग्रल पार्ट, जैसे 4.2 का इंटीग्रल पार्ट 4, 3.7 का 3, 4.8 का 4, -3.7 का -4, -4.4 का इंटीग्रल पार्ट -5, 4 का इंटीग्रल पार्ट 4। तो ये आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर 4.2 का जो बॉक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 4.2 का जो बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 दैट इज 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 दैट इज 3। तो इसका मतलब एनी नंबर को अगर x माने तो ये आपका जो इंटीग्रल पार्ट है दिस इज बॉक्स ऑफ x। देखो 4.2 का बॉक्स क्या आएगा? 4 आएगा, 3.7 का क्या आएगा? 3, -3.7 का क्या आएगा? -4। और ये जो फ्रैक्शनल बच गया दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो आया है बच्चों, वो देखो एकदम हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शन आया है, 0.2, 0.7, इवन माइनस वाला में भी पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहने का मतलब हुआ x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम देखो बढ़िया तरीके से क्लियर करो सारे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बच्चों 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, और इसी तरह अगर बच्चों हम लोग बात करें 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.9। अगर अपन बात करें 3.999 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.999। अगर अपन बात करें 4 का फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 4। अगर अपन बात करें 4.1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1। इसी तरह बच्चों अगर अपन बात करें -3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो आप निकालना सीखो। -3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर मान लो लिखना है इसको, तो डियर स्टूडेंट आप क्या करना, 1 - 0.1 कर देना। देखो इधर जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट लिखा, ये पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो आपने लिखा, वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? जस्ट डेसिमल के बाद का नंबर। अगेन ध्यान से सुनना, जितना भी पॉजिटिव नंबर है उसका जो हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट लिखा, उसमें देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? डेसिमल के बाद का जस्ट नंबर, डेसिमल के बाद वाला नंबर है। जैसे 3.1 तो डेसिमल के बाद वाला क्या है? 0.1।
फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर रहा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस डेसिमल पार्ट, दैट इज -3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.9। तो इसी तरह जैसे -5.3, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस डेसिमल के बाद क्या है 3, तो 0.3, तो 1 माइनस 0.3 0.7, -6 मान लीजिए बच्चों 8, तो 1 माइनस 0.8, तो क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो 1 माइनस डेसिमल वाला पार्ट लिख दो, 1 माइनस डेसिमल पार्ट नेगेटिव में। और अगर पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो डायरेक्ट डेसिमल वाला पार्ट, डायरेक्ट डेसिमल वाला पार्ट। तो आप लोग को बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक चीज़ देखो, आप लोगों ने सबसे पहला चीज़ क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है, ये ऐसा दिखता है। दूसरा चीज़ आप लोग एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो फ्रैक्शन होता है, मतलब रेंज जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। और कोई भी नंबर का हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, कोई भी नंबर मतलब एनी रियल नंबर। तो यहाँ से बच्चों सेकेंड नंबर पॉइंट आपका जो आया क्या चीज़ कि डोमेन, फंक्शन का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब -∞ से +∞ तक का कोई भी नंबर। और जो रेंज होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, रेंज का मतलब होता है बच्चों आउटपुट। अगर रेंज का मतलब आउटपुट होता है, आप लोग को मालूम है पहले ही कि रेंज का मतलब आउटपुट होता है बच्चों। तो देखो जितना भी आप लोगों ने यहाँ देख रहे हो, जितना भी नंबर का जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, जो जिस भी नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इंटीजर सबका लिखा हुआ है, तो सभी का फ्रैक्शनल पार्ट जो है बच्चों वो पॉजिटिव है, सभी का फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है। और फ्रैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव में ही हम लोग बात करते हैं जनरली। तो 0 भी है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या है 0, तो आउटपुट 0 भी आ रहा है। लेकिन देखो जो आउटपुट है वो 1 से कम है, मतलब केवल फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन तो 1 से कम होता है, मतलब रेंज जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वो 0 to 1 आ रहा है, 0 to 1। देखो जितना भी आउटपुट आया है सभी 1 से छोटा है, सभी 1 से छोटा है बच्चों, और 0 से बड़ा है या तो 0 के इक्वल है। तो जो भी आउटपुट है फ्रैक्शनल पार्ट का जो आप देख रहे हो, मैं नंबर लेकर के, अलग अलग नंबर लेकर के आपको दिखाया, जो आउटपुट है वो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम जो है 1 से कम ही है। तो रेंज जो हो गया आपका 0 to 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज हुआ बच्चों वो क्या हुआ 0 to 1 हो गया। कितना हो गया बच्चों 0 to 1। तीसरा पॉइंट आप ऐसे ध्यान में रख लो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो आउटपुट है वो 0 to 1 है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and less than 1। fractional part of x is greater than equal to 0 और less than 1। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ, इसकी ग्राफ का, किसका बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो चलिए देखो ग्राफ। आप लोग को क्या करना है, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए और क्या सारे इंपॉर्टेंट बात को आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और साइड में मैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते जा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्या क्या आउटपुट और इनपुट ले रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। थर्ड नंबर पॉइंट 4 होगा, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ओके बच्चों, तो अगेन आप लोग एक चीज देखो कि अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 तो सर 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 तो सर 0.1,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2, देन 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 बच्चों 0.3, और इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 सर 0.99, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 सर तो बोलोगे सर 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 1.3 1.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4 0.4, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99 सर 0.99, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 सर 0 सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 सर 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2 सर 0.2, और सिमिलरली बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.99 सर 0.99, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 सर 0। ये मैंने आपको क्यों बताया, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जब हम x का वैल्यू 0 से लेकर के 0.99 तक लिया, 0 से लेकर के 0.99 तक लिया, 0 लिया तो 0, 0.1 का आउटपुट, 0.1 0.2 का, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आया ये देखो, और फिर 1 से जब स्टार्ट किया और 1.199 तक लिया तब देखो ये आउटपुट, तो आपको क्या दिख रहा, आउटपुट एकदम सेम दिख रहा है। यानी जब x का वैल्यू हम 0 से 1 के बीच तक लेंगे, 0 को लेकर के 1 तक बीच में लेंगे, तो जैसा जो y का वैल्यू है वही y का सेम वैल्यू आ रहा है, कब, जब 1 से लेकर के हम लोग 1.99 तक ले रहे हैं, और फिर जब हम 2 से लेकर के 2.99 तक ले रहे हैं तब सेम आउटपुट है। यानी y का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इसको समझो, इसका तो ग्राफ कैसे बनेगा। अरे ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों, x और y का वैल्यू अगर मिल जाए तो ग्राफ बन जाता है। तो देखो ये आपका y एक्सिस हुआ बच्चों, और ये आपका x एक्सिस। सीधी सी बात है, एक बात बताओ, जो रेंज है आपका, जो आउटपुट है, आउटपुट रेंज यानी y का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही है, जबकि 1 जा भी नहीं रहा है, 1 जा भी नहीं रहा है, 0 से 1 के बीच में ही है। मतलब y का जो वैल्यू है, देखो y ये x रखे और ये y, ये आपका x निकला है बच्चों और ये आपका y। तो देखो y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक है, 0.9999 इस तरह से, मतलब 1 से जस्ट छोटा ही रहेगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा y एक्सिस में वो 0 से 1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा, 0 से 1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। और जो x का वैल्यू है वो तो एनी रियल नंबर है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, मतलब पूरा x एक्सिस में ग्राफ बनेगा, और y एक्सिस में जो ग्राफ होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो ऐसा करते हैं, एक डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 1 से पास करते हुए, और यहाँ बच्चों हम क्या करें, देखो यहाँ 1 2 3 4 5, सिमिलरली इधर -1 -2 -3 -4। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखो, क्या देखें सर ध्यान से, कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट रहा। जब 0.1 है x तो y भी 0.1, मतलब ये यहाँ लिया तो ये यहाँ ये आएगा। और जब बच्चों देखो इसी तरह से जब 1 ले लिया x का वैल्यू तो y का वैल्यू फिर से 0 आ गया, मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ खाली रहेगा, तो ये इस तरह से जाएगा। अब देख रहे हो कि हम x का वैल्यू 1 से 2 तक ले रहे हैं तब भी आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब जो ग्राफ जाएगा इसका ये इसी लाइन के पैरेलल जाएगा, ये ऐसा। फिर देखो बच्चों ऐसा, तो ये पैरेलल लाइन ग्राफ जा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे देखो 1.1 की बात करें तो 1.1 यहाँ, और यहाँ भी 1.1,
ये 0.1 और ये 1.1, सोचो वैल्यू क्या है, 0.1 ही है। आउटपुट क्या है, 0.1 ही है। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ को समझ गए होंगे अब बढ़िया तरीके से। -1 पे भी 0 आएगा, और ये ग्राफ देखो एक बन गया ना, तो बस पैरेलल बनाते जाओ आप लो। और भैया ये ग्राफ तुम याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ऐसा नहीं कि कहीं काम लगे और आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट ऐसे करते रहो। तुम डायरेक्ट ग्राफ याद रखोगे, डायरेक्ट ग्राफ याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ यूं इस तरह से बनता है लगातार, और डार्क टू होलो सर्कल बनता है, डार्क टू होलो, डार्क टू होलो, डार्क टू होलो सर्कल, डार्क टू होलो सर्कल। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हुआ। यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक्स का सारे वैल्यू लिया गया है, मतलब डोमेन जो है आपका वो सर रियल नंबर है। और जो रेंज है आपका, रेंज कहाँ देखते हैं, वाई एक्सिस में देखते हैं। तो वाई एक्सिस में ग्राफ 0 से 1 के बीच में है, मतलब रेंज 0 से 1 है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखोगे बच्चों, क्या चीज़, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। कहोगे कैसे लिखा सर, और करके लिख देता हूँ। कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर एक्स कैन बी रिटन एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, यानी बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो आप ही बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। यानी कहने का मतलब अगर तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बच्चों चेंज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लग गया है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही होगा। तीसरा प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बॉक्स के अंदर है, तो इसका वैल्यू 0 होगा, या तो बॉक्स एक्स अंदर है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाहर है। इस तरह से देखो, फ्रैक्शनल के अंदर बॉक्स एक्स है, तो इसका भी वैल्यू हमेशा 0 होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों, एक बात बताओ, ये इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। बॉक्स एक्स क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। अच्छा, अब इसमें देखो 0 कैसे हो जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है, इस फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू हो सकता है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक। तो भैया 0 से लेकर के 1 तक में किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो 0 ही आएगा। सोचो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो ये कहीं पर भी आपको मिलेगा और मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलता है आपको। तो ध्यान में रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर बॉक्स के अंदर है तब भी 0, या बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है तब भी 0। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन के अंदर है तो उसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है, और बॉक्स ऑफ एक्स के अंदर अगर बॉक्स ऑफ एक्स है, कितना भी बॉक्स लग जाए उसका मतलब एक ही बॉक्स होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, तो जितना भी बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन था जो हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा था, उसको इन शॉर्ट में अपन ने रिवीजन कर लिया। अब अगर आप लोगों को इतना ये सब जानकारी है, तो 12th क्लास में जो फंक्शन में जिस टॉपिक को अपने को पढ़ना है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूल सीखेंगे, यानी तरीके सीखेंगे कि किसी भी गिवन फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाउ टू फाइंड द डोमेन। ओके,
तो सबसे पहले अपन बात कर लें बच्चों डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, अगर फंक्शन कोई ए से बी डिफाइंड है तो आप लोग को बताया गया था कि ये जो होता है दिस इज द डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना। दूसरा पार्ट कि अगर बच्चों ए फंक्शन रूल इज गिवन, ए फंक्शन रूल that is y equal to fx is given, then set of values of x for which function fx is defined is called domain, is called its domain, is called its domain। यानी अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो सीधी से बात ध्यान में रखना बच्चों, ये जो x का वैल्यू है दिस इज द डोमेन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x दिस इज द डोमेन। यानी अगर आपको डोमेन निकालने के लिए बोला गया, अगर फंक्शन रूल गिवन है तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए fx डिफाइंड हो। इस डिफाइंड का मतलब शुड नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये सारे चीज नहीं आना चाहिए। तीसरा पॉइंट, याद करो एरो डायग्राम से जब आपको फंक्शन को बताया था, देखो भैया जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो जो सीरियसली पढ़ना चाहते हो फंक्शन, काइंडली आप शुरू से सारे लेक्चर देखो, ठीक है, तभी इधर समझ में बढ़िया से आएगा और एकदम मज़े आएगा पढ़ने में भी, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो जब एरो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था फंक्शन का, रे डायग्राम एरो डायग्राम से, तो जो डोमेन था वो क्या था, सेट ये था, और सेट ये के एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ प्री इमेजेज, सेट ऑफ प्री इमेजेज। और अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें बच्चों तो डोमेन क्या बताया था, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस इज डोमेन। मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है वो आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो ये चीज़ मैंने एक बार बताया था, फिर से आपको रिमाइंड करवाया, फिर से क्या हुआ, रिमाइंड करवाया बच्चों। तो अब देखते हैं फंक्शन का डोमेन को फाइंड आउट करने का रूल क्या क्या चीज़ है। तो बच्चों हम लोग 11th क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पर 12th में हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब सारे चीज़ें एक साथ देख लेंगे। तो रूल्स टू फाइंड डोमेन, डोमेन को फाइंड करने का रूल क्या है। फर्स्ट वन देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं जो सभी बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए। अगर बच्चों 1/fx लिखा है फंक्शन, 1 बटे क्या लिखा है, fx, तो डियर स्टूडेंट आप डोमेन अगर निकाल रहे हो तो क्या लेकर के चलोगे, fx इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये सभी बच्चों को पता है। तो अगर 1/fx लिखा है तो fx इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। व्हाट इज रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है बच्चों कि रूट अंडर fx, यानी रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहा, कुछ भी रहा रूट के अंदर, तो आप उसको क्या लेके चलोगे, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
आप लोगों को मालूम है, देखो ये जो चीज़ है रूट अंडर एफ एक्स, ये तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर जो फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट अंडर एफ एक्स तभी डिफाइंड होता है जब रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही 7, 8, 9, 10th क्लास में, 8 क्लास से स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्क्वायर रूट कैसे नंबर का निकालते हो? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो ना, या तो 0 का। तो रूट के अंदर कुछ भी है बच्चों, तो जैसे रूट अंडर एफ एक्स है तो आप क्या लिखोगे? जो भी अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि 1/रूट अंडर एफ एक्स रहा तो अब देखो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया, तो रूट के अंदर जो चीज़ होता है वो पॉजिटिव और 0 होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होगा, केवल क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी बच्चों अगर 1/रूट अंडर एफ एक्स लिखा है तो आप केवल रूट के अंदर वाले चीज़ को ग्रेटर देन 0 लेकर के चलोगे। चलो देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन। जैसे बच्चों ये तुम्हें बेसिक 3 रूल्स बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जनरली जो फंक्शन आपको दिखेगा, मतलब ज़्यादातर जो दिखेगा वो तुम्हें इसी टाइप का दिखेगा, 1/f(x) रूट अंडर 1/रूट अंडर में। तो ये कॉमन बीमारी हो गया और इन बीमारियों का इलाज है, ये चीज़ है, ये कॉमन चीज़ हो गया बच्चों आपका। ये तो 3 बेसिक रूल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन में हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे, एकदम पूरा डोमेन आपको सिखा के छोड़ेंगे। एकदम सीरियसली देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना आपको पूरा सिखा देंगे, एकदम लो टू हाई लेवल तक। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटा छोटा। जैसे बच्चों एफ एक्स बराबर दे दिया आपको क्या चीज़? x + 3/x - 2। इस फंक्शन का अगर हमें डोमेन निकालना है डियर स्टूडेंट, तो एक चीज़ सुनो, ऊपर जो फंक्शन है बताओ उसमें रूट वगैरह कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम इसको कहाँ है? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मतलब आपको क्या बताया कि भैया क्या करो, डिनोमिनेटर वाले चीज़ को नॉट इक्वल टू 0 लिखो। नोमिनेटर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रूट वगैरह नहीं है, तो डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होगा। मतलब एफ एक्स इक्वल टू x + 3/x - 3 इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा इफ x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो इज डिफाइंड व्हेन, इफ ना लिख करके ज़्यादा बढ़िया, व्हेन x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस implies दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कब? जब x का वैल्यू 2 नहीं हो। मतलब सारे x के वैल्यू के लिए डिफाइंड है, केवल किसको छोड़ करके? 2 को छोड़ के। यानी x का वैल्यू क्या नहीं होगा? देखो x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब अब इसको कैसे लिखेंगे? डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझा? जैसे मान लो कहीं लिखा है x इज नॉट इक्वल टू ई, तो इसका मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x बराबर सारा रियल नंबर है, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, केवल किसको छोड़ करके? a को छोड़ करके। ध्यान रखो,
ये दोनों चीज़ सेम बात को बोल रहा है, ये दोनों चीज़ सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। तो डोमेन क्या लिखा जाएगा, जैसे x नॉट इक्वल टू 2 है तो डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर -2। और जब माइनस करोगे तो इसको डायरेक्ट मत छोड़ देना, करली ब्रैकेट में अंदर लिखना। अच्छा, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞, किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। करेक्ट। तो आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन, दूसरा रूल के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फिर कल के नेक्स्ट क्लास में सारे रूल को मिक्स करने लगेंगे एक ही क्वेश्चन में, मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है f(x) बराबर हमने लिखा बच्चों 4 - x का रूट। तो डियर स्टूडेंट, f(x) इक्वल टू √4 - x is defined when 4 - x is greater than equal to 0। रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसको आगे सॉल्व करें हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बताओ, 4 दिस इंप्लाई दैट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटा है। यानी नंबर लाइन से समझो, ये रियल नंबर लाइन हुआ, रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞, 4 कहीं यहाँ पर है तो x लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू, देखो इक्वल टू है इसलिए 4 के ऊपर सॉलिड सर्कल बनाया। ये सॉलिड सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर को इंक्लूड किया गया है, उस नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब x का वैल्यू 4 और 4 से छोटा। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है x का वैल्यू। तो x का जो वैल्यू है डोमेन, x का जो वैल्यू है बच्चों वो -∞ से लेकर के +4 तक। आप 4 पे देखो इक्वल टू का साइन है, 4 पे इक्वल टू का साइन है इसलिए 4 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। और एक बात और ध्यान रखना है, +∞ और -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। +∞ और -∞ पे हमेशा क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है बच्चों। तो ये आपका डोमेन हो गया -∞ टू 4। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल टू 3/√x - 4। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो f(x) इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x - 4 इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, ये कब डिफाइंड होगा, व्हेन, देखो बच्चों रूट अब आ गया कहाँ, डिनोमिनेटर में, रूट जो है नीचे आ गया। और जब रूट नीचे आ गया तो डिफाइंड कब होगा, व्हेन रूट के अंदर वाला चीज़ केवल ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा, केवल ग्रेटर देन 0 लिखा। केवल क्या लिखा, ग्रेटर देन 0। क्यों, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन क्या आया, 4। यानी x का वैल्यू जो आया अब 4 से बड़ा आया, x का वैल्यू क्या आया, 4 से बड़ा। चलो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें और बढ़िया से समझ में आ जाए और टीचर को भी बढ़िया से समझ में आएगा जब अपन एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो ये रहा 4। अब बच्चों देखो x ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 पे इक्वल का साइन नहीं है, तो अब 4 के ऊपर होलो सर्कल लगेगा। आप लोगों को मालूम है कि होलो सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि वो उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे 4 के ऊपर होलो सर्कल लगा है मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है बच्चों। तो x ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 से बड़ा। बड़ा किधर होता है नंबर लाइन पे, राइट साइड। तो ये रहा।
तो देखो हमारा जो डोमेन सेलेक्ट हुआ वो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक हुआ। तो डोमेन जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया, 4 to इन्फिनिटी। दिस इज और आंसर। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा डोमेन का ही चलेगा, कुछ और बेसिक रूल पढ़ेंगे, कुछ और रूल्स देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डोमेन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। ओके बच्चों, तो जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर शेयर करो बच्चों और लाइक भी करो। थैंक यू।